तुम्हें दिख रहा है पीछे? तुम्हें दिख रहा है आराम से? हाँ, कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अभी हम खत्म कर चुके हैं। तुम्हारा पहले हमने समझा था एयर डिफेंस सिस्टम समझा था, फिर आकाश तीर समझा था। आकाश तीर समझने के बाद हमने S-400 समझा था। S-400 के बाद हमने समझा था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बाद हम किस पे आ गए थे? हम आ गए थे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको खत्म कर लिया था। अब हम करने वाले समर वन। ठीक है, तो हेडिंग डालो समर वन, एयर डिफेंस सिस्टम। बेसिकली ये है क्या, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल चीप एयर डिफेंस पे। चीप एयर डिफेंस में मतलब जो बिल्कुल क्लोज टैक्टिकल होते हैं, उसके अंदर स्वाम अटैक्स होते हैं। स्वाम अटैक्स मतलब ड्रोन के अटैक होते हैं, जो भी हमने देखे थे। जो भी रिसेंट वॉर हुई थी, वॉर कह लो या मिलिट्री ऑपरेशन कह लो या जो मर्जी कह लो, समझ रहे हो? तो ये क्लोज रेंज टैक्टिकल वेपन्स की हम बात कर रहे हैं, हम कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ज़्यादा की बात नहीं हो रही। इसके अंदर आपके एक्यूरेसी के साथ साथ ना, कितनी जल्दी हम हमला करते हैं वो मैटर करता है। और वो मिसाइल जो होती है वो आपकी इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो एकदम फायर हो सके, ज़्यादा बड़ा आपको डिवाइस ना लगे उसको फायर करने के लिए, समझ रहे हो? तो अब जो ये समर वन है उसको लिखो, क्या है फुल फॉर्म लिखो। समर की फुल फॉर्म लिखो, सरफेस टू, यस, सरफेस टू, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर assured रिटेलिएशन, फॉर assured रिटेलिएशन। इसके बारे में लिखो, इट इज अ शॉर्ट रेंज, इट इज अ शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन रोड मोबाइल, रोड मोबाइल, सड़क, रोड, रोड मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। It is engineered, it is engineered to counter low flying, low flying aerial threats, aerial threats such as such as fighter jets, fighter jets, attack helicopters, attack helicopters, UAVs, UAVs, and loitering munition, LOITERING munition, MUNITIONS। ठीक है, बेसिकली इनको बोला जाता है सुसाइड ड्रोन्स। ठीक है, जो आपका सिर्फ फटने के लिए ही है। तो जो भी हमारा अटैक हुआ था अभी पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें पाकिस्तान अटैक मोड पे था। तो आप लोगों ने पठानकोट या इस साइड देखा होगा कि बहुत सारे स्वाम अटैक हुए थे, 300 300 400 400 मिसाइल आई थी। तो उस केस के अंदर क्या होता है, वो जो ड्रोन आया है वो आया ही फटने के लिए। एक सर्वेलांस ड्रोन होता है जो आता है सिर्फ पूरा मैपिंग करके चुपचाप चला जाता है। ठीक है, और जो सुसाइड ड्रोन है उसका काम ही है फटना। ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ मिसाइल हो जाती है। तो ये इतने चीप ड्रोन्स होते हैं, इनके ऊपर आप बड़ी मिसाइल्स यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको सस्ता ऐसा देखना होता है कि
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला केस है। और 300 300 400 400 आ रहे हैं, तो पहले प्रैक्टिस ये होती है कि किसी तरीके से उन ड्रोन्स को आप जाम कर सको। अगर वो ड्रोन जैम हो जाते हैं, जैम कैसे हो सकते हैं ड्रोन, सोचो। अगर मान के चल लो कि सिग्नल्स के थ्रू आ रहे हैं, मैं सिग्नल जैम कर देता हूँ तो वो गिर जाएगा, समझ रहे हो। अगर वो सिग्नल के थ्रू नहीं आ रहा, प्रपल्शन के थ्रू आ रहे हैं। प्रपल्शन के थ्रू कैसे आ रहे हैं, कि जैसे मान के चलिए कि वो आपका बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, ठीक है, तब तो वो आपका गिरेगा ही गिरेगा। अगर वो सिग्नल के थ्रू आ रहा है, जैसे रिमोट कंट्रोल के थ्रू आ रहा है, आप उसका जैम करके रोक सकते हो। समझ में आया। अब समर की पर्पस लिखो। पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट, क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो पहला लिखो, एनहांस क्विक रिएक्शन, एनहांस क्विक रिएक्शन, एयर डिफेंस, एयर डिफेंस इन फॉरवर्ड टेक्टिकल जोन्स, इन फॉरवर्ड टेक्टिकल जोन्स। अब ये फॉरवर्ड टेक्टिकल जोन्स क्या होता है, कोई बताएगा। फॉरवर्ड टेक्टिकल जोन्स क्या होता है, बताओ, सोचो। नहीं बता। बेसिकली मिलिट्री बेसिस को फॉरवर्ड जोन बोला जाता है, बेसिकली वहीं से सारी चीजें इनिशिएट हो रही हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, तो मैं नहीं बताता हूँ, मिलिट्री बेस, इसलिए उनको बोला जाता है फॉरवर्ड टेक्टिकल जोन्स। ठीक है, ब्रैकेट में डालो मिलिट्री बेस। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लो इस हथियार का, क्योंकि अब प्रीलिम्स के अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देखा होगा तुमने, अगर गौर किया होगा तो डॉर्नियर वाला आया था। उसके बाद नीचे आपका 30th क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट मिसाइल्स के नाम पूछ लेते कि ये मिसाइल है या ये वेपन है या ये एक्सप्लोजिव है, क्या है, और डायरेक्ट नाम आ रहे हैं मिसाइल्स के, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो इनिशियली बात क्या थी, हमारे पास ये पिशोरा दिख रहा है, ये अशोक लेलैंड का ट्रक है पुराना। तो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा आपको ट्रक चाहिए इसको फायर करने के लिए, मोबिलिटी भी कम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 40 50 साल पुरानी। इसको रिप्लेस करने के लिए हमें एक, जिसमें छोटा और टैक्टिकल, टैक्टिकल कैसे हो जाता है कि कम जगह में भी आपका चला जाए और वहां से आप फायर कर पाओ, इसके लिए पहले एक गली खाली करानी पड़ेगी, उसके बाद ही चलेगा, फिर 50 मीटर दूर खाली करो। तो उसके लिए लेके आए। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, रिप्लेस, रिप्लेस सोवियत, सोवियत एरा सिस्टम्स, सोवियत एरा सिस्टम्स लाइक पिछोरा, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, पिछोरा, एंड ओ एस ए के, ओ एस ए के, ये दोनों रशियन है। ठीक है, ओ एस ए के, ऑपरेशनल सिंस 1970, ऑपरेशनल सिंस 1970। हुआ क्या था, जब रश क्या, सुन तो लो। जब ये हमने लिया था ना, तो बल्क में हमने रशिया से ले लिया। ठीक है, अब इतनी सारी मिसाइल्स थी, ध्यान से सुनना बात को, इतनी सारी मिसाइल्स थी हमारे पास, बाई गॉड ग्रेस यूज हो नहीं पाई वो। ठीक है, इनकी होती है एक्सपायरी डेट, कोई बताएगा नहीं, ध्यान से सुन लो। ये इनकी होती है एक्सपायरी डेट, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाती हैं। तो क्या आप उसको फेंक दोगे, क्या करोगे। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स के पहले जहाज़ों में लगती थी। ठीक है, उसके लिए बनी थी, प्लेन्स के फाइटर के लिए बनी थी। अब वो आपके रिटायर हो गई, एक्सपायर हो गई, जो मन करे वो बोल दो। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि यार इतना हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, इतनी करोड़ों की चीजें। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको पहले एयर टू एयर था, एयर टू एयर से हटा के सरफेस टू एयर बनाया, टेक्नोलॉजी में चेंज किया। ठीक है, इनिशियली क्या होता था, जब आपके फाइटर से जा रही है, तो मान के चलो ये मिसाइल है, फाइटर से जा रही है, अब यहाँ से फायर हुआ, तो
ऑलरेडी मोमेंटम में है वो, मोमेंटम मतलब एक स्पीड में आपका जा रहा है। अब यहाँ से आपकी मिसाइल रिलीज हुई, ठीक है, ऑलरेडी मोमेंटम में वो आपका गिरा, मान के चलो 20 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं होती इनकी रेंज, 20 किलोमीटर पे जाके उसने प्रोजेक्टाइल पे हिट कर दिया, जो भी उसका एरिया था हिट करने का, ठीक है। बट अब इशू क्या है, अब आपको जमीन से उठाना है, बेसिकली ट्रक है क्या है, जमीन पे लगा हुआ है ना। अब आपको इसमें फ्यूल चाहिए प्रॉपर, क्योंकि उसको मोमेंटम नहीं मिला हुआ। अब ये जीरो से उठेगा, इसमें आपको फ्यूल ज्यादा लगेगा, तो उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका स्पेस बढ़ाया जिससे फ्यूल ज्यादा लग सके, समझ रहे हो। उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मूव कर पाया। क्या समझ में आई बात। तो हमने क्या करा, जो चीज पहले एयर टू एयर थी, अब उसको हमने चेंज करके क्या किया, सरफेस टू एयर किया, उसमें मॉडिफिकेशन की और वो मिसाइल्स को यूज कर लिया। इसको लिटरली ये पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, अभी न्यूज के अंदर हमारी बात हो रही थी समर 2 की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समर 1 है, और समर 2 कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। समर 2 जो है, समर 1 आपकी मिलिट्री यूज कर रही है, ठीक है, और समर 2 जो होगी वो आपकी एयरफोर्स यूज करेगी। समझ में आ रहा है। जो समर 1 है वो अभी मिलिट्री यूज कर रही है, डेवलप किसने किया था, एयरफोर्स ने, यूज किस कौन कर रही है, मिलिट्री यूज कर रही है। और समर 2 जो है वो अब दोबारा से, जो इसका भी एडवांस वर्जन किया है, देसी जुगाड़ है बेसिकली, जो पुरानी मिसाइल आ गई उनको तो हम ठीक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसको बोला जाता है देसी जुगाड़, में लिखवाऊंगा ये भी आगे। तो ये बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। और तुम्हें क्या लगता है, हमने पाकिस्तान के अंदर S-400 खराब किया है अपना, यही सारी चीजें हमारी दे देंगे कि हमारी इन्वेंट्री खाली हो, थोड़ी जगह बने हम नया लेके आए। समझ में आ रही है बात। लिखो, इसको ही लिखो, रीपर्पस, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, रीपर्पस expired air to air missiles, repurpose expired air to air missiles, ensuring cost efficiency, ensuring cost efficiency and resource optimization, and resource optimization, ठीक है। इसके बाद लिखो, इसमें लिखो डिजाइन फिलोसॉफी। इसका जरूरी है थोड़ा सा डिजाइन जानना, रीजन क्या है ना कि ये हमने खुद बनाया है जुगाड़ से, बाकी जो थे वो इधर उधर से मंगा लिया हमने। अब इसको, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो गई जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है। और समर 2 का भी अभी ही परीक्षण हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो लिखो, इस हेडिंग के अंदर लिखना, डिज़ाइन फिलोसॉफी के अंदर, रीयूज ऑफ, रीयूज ऑफ लिगेसी, लिगेसी, लिगेसी के बाद लिखो R73, R73 ऐसे लिखना है, ये लिखा हुआ R73, जो मैं बता रहा था ना तुम्हें एयर टू एयर है, ये एयर टू एयर था, इसको हमने रीडिजाइन करके सरफेस टू एयर बनाया है। तो ये याद हो जाएगा अब तुम्हें। हाँ, हाँ सोवियत के हैं, तीनों सेम ही चीज है, बेसिकली यहाँ से हमने लिया था, ठीक है। फिर हमने जुगाड़ लगा के इसको इधर पिछोरा में सेट किया। पिछोरा में क्या हुआ, एफिशिएंसी उतनी नहीं निकली, क्योंकि इतनी लेथार्जिक मिसाइल को कैसे लेकर चलोगे इतनी बड़ी को। तो हमने फिर रीडिजाइन किया, उसको समर बनाया, इसका साइज छोटा कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो कितना छोटा हो गया, पहले क्या था, ये था। यही सेम चीज को हम किसमें ले आए, इसमें ले आए, समझ रहे हो। और समर 2 भी सेम है, ठीक है, उसका नोस पड़ा है थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं है इनमें। आपका हीट सेंसिंग और वो है जो आपके जीपीएस, दोनों चीजें हैं, इसमें नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलता है ये। समझ रहे हो। एक चीज को याद रखना पड़ो थोड़े ध्यान से, अजीब बात है,
अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल बना हुआ है आगे आपके ऐसी नोज बनी हुई है ना, तो बहुत हाई चांस है वो जीपीएस ओरिएंटेड नहीं हो। ठीक है। यहाँ पे आगे सेंसर लगे होते हैं, आगे इसको कवर इसलिए कर रखा है, कैमरा है, सेंसर है। ये बेसिकली अभी थोड़ा अगर न्यूज़ वगैरह देखते होगे, यमन ने क्लेम किया है, यमन की एयर डिफेंस ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक जेट को उड़ाया था समर मिसाइल से। ये R-73 जो मैंने मिसाइल लिखवाई है ना, R-73, यही सेम टेक्नोलॉजी रशिया से लिया होगा उन्होंने, यमन ने भी। तो वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भी जेट को उड़ाया। बट मेरा ऐसा मानना है वो जेट को डैमेज किया था, वो खत्म नहीं हुआ था डैमेज, वो पहुंच गया था। मतलब वो आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते हो इसलिए आपको पता नहीं होगा। ठीक है। तो इसके आगे सेंसर्स लगे हैं, कैमरा लगा है, हीट सेंसिंग लगी हुई है कि जैसे ही हीट को देख के पीछे लग सकता है। समझ रहे हो? इस केस में नहीं है, ये आउटडेटेड है। कितनी बड़ी है, इतने के अंदर हमने कितनी लगा रखी है, 3 लगा रखी है। इसमें कितनी लगा रखी है हमने, 2 लगा रखी है। समझ रहे हो ना? फ्यूल भी तो जा रहा है हमारा। आगे लिखो, एम्फेसाइज ऑन मोबिलिटी, एम्फेसाइज ऑन मोबिलिटी, कॉमा, मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी एंड लो कॉस्ट, एंड लो कॉस्ट डिप्लॉयमेंट। लो कॉस्ट डिप्लॉयमेंट, कुछ नहीं चाहिए, एक टाटा का ट्रक चाहिए या अशोक लेलैंड का ट्रक चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड में लिखो, रैपिड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, रैपिड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट इन रगेड, इन रगेड एंड रिमोट एरियाज, रैपिड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट इन रगेड एंड रिमोट एरियाज। पहले मैं ना इसकी मिसाइल के नाम लिखवाने वाला नहीं था, पर जब मैंने प्रीलिम्स देख लिया ना, तो अब भैया लिख लो उसके नाम भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिसाइल का नाम पूछा तो वो, ये इस बारी 2025 में अति कर दी कि सीधा कोड ही पूछ ले रहा है वो एक्सप्लोजिव के। तो इसके लिख लो, की कंपोनेंट में लिखो, मिसाइल यूज्ड, लिख देता हूँ। एक तो यही है, ठीक है, R-73 है, इसको हमने रीयूज किया, तो इसका नाम हो गया R-73E। ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें हमने लगाया इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड होमिंग, जो आगे लगाया होता ना सेंसर, तो ठीक है, मान के चलो गाड़ी होती है ना, उसमें स्पोर्ट्स मोड होता है, वो स्पोर्ट्स मोड लगाया हमने इसमें। R-73E, ये मिसाइल का नाम है, यही मिसाइल है, इसको हमने रीडिजाइन किया, रीडिजाइन करके उसमें इंफ्रारेड होमिंग लगाया, एच है ये। ठीक है। अगला मिसाइल का नाम लिखो, R-27R1/ER1 सेमी एक्टिव रेडार। ठीक है। और इसी का एक और वर्जन है, इसमें इंफ्रारेड लगा हुआ है। समझ में आया? लिख लो इसको, ये प्री में पूछ सकता है। ठीक है, लिख लिया।
अब ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये तुम्हें आज इसकी पीपीटी मिल जाएगी खत्म होने के बाद, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से निकाल लेना। ठीक है, इसका कोई जरूरत है नहीं। अब लिखो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी क्या है, हम लिख चुके हैं वो इनिशियली कि फाइटर, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह को खत्म कर देता है। अब इसमें लिखो वर्सेटाइल फायरिंग मोड, इसके अंदर है पॉइंट। ठीक है, उसके वर्सेटाइल फायरिंग मोड के अंदर लिखो सिंगल शॉट, सिंगल शॉट फॉर प्रिसाइज थ्रेट्स, सिंगल शॉट फॉर प्रिसाइज थ्रेट्स। और सेकंड पॉइंट लिखो सेल्वो, SALVO, सेल्वो। सेल्वो क्या होता है, पहले ये बताओ वर्सेटाइल का क्या मतलब है। वर्सेटाइल का मतलब है कहीं पे भी कैसे भी मोड में यूज कर सकते हो। अभी सिंगल शॉट का मतलब क्या होता है, आप किसी ने देखा हो ना, अगर मौका मिला हो तो असॉल्ट राइफल होती है। असॉल्ट राइफल मतलब AK-47 सुना है तुमने किसी ने, ठीक है, तो यहाँ M4 का नाम सुना होगा, M416। ठीक है, ये असॉल्ट राइफल्स होती हैं, इसमें 3 मोड होते हैं। अब मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाता हूँ। उसमें 3 मोड होते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे होता है यहाँ पे, और जैसे ही आप उसको सबसे ऊपर पे लगा दोगे, सबसे टॉप पे लगा दोगे, तो बर्स्ट मोड होता है। मतलब आपने ट्रिगर दबाया, टर दबा के जब तक रहोगे तब तक गोली निकलती रहेगी। बीच वाले पे लेके आओगे, उसको कहते हैं आपका थोड़ा से, मतलब ये लगा के चलो 4 या 5 राउंड निकलेंगे। जैसे ही दबाया, 5 गई, टर खत्म। दबा रखिए, अब लॉक हो गया वो। उसके बाद सबसे नीचे ले आओगे तो आएगा सिंगल मोड, एक बार दबाओगे ठक। अब ये इतने है क्यों मोड, जब आप मल्टी मोड में जाते हो ना, तो अब मसला पता है, क्लोज रेंज की बात हो गई, मान लो आसपास की बात हो गई, ठीक है। अब वो भी असॉल्ट कर रहा है, मैं भी असॉल्ट कर रहा हूँ, मैंने गन उठाई, तो मेरा गोल ये है कि जैसे भी करके उसको मारूं, एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही है अब। तो मैंने उसको बर्स्ट मोड पे चेंज किया, टर खत्म। 10 लोग थे, चला दिया, एक तो गोली लगेगी। समझ में आ रही है बात, क्योंकि जीने मरने की बात हो रही है। सिंगल शॉट पे हम तब रखते हैं जब एक्यूरेसी मैटर करती है, जैसे मेरे को इसका हेड शॉट लेना है, ठीक है। अब मेरे को रिकॉइल नहीं चाहिए, रिकॉइल का मतलब होता है जो झटका मारती है बंदूक पीछे, ठीक है, रिकॉइल नहीं चाहिए। अब मैं इस पे निशाना लगाऊंगा बिल्कुल, और बिल्कुल सांस रोक के ठोक दूंगा, तो लगेगी। जब हम सिंगल शॉट कोई भी चीज मारते हैं, तो हमारा जो एम होता है वो होता है प्रिसीजन का, कि अगर हमने गोली चलाई है तो लगनी चाहिए दोनों आंखों के बीच में, ठीक है। तो ये वर्सैलिटी होती है आपकी, दोनों मोड के अंदर काम करता है, सिंगल शॉट भी है और सेल्वो। सेल्वो मतलब मल्टीपल शॉट। सेल्वो के आगे लिख लो कि अगर कल को ये तुम्हारे ऑप्शन में आ गया सेल्वो, तुम कहोगे होता क्या है। सेल्वो को ये आगे ब्रैकेट में लिखो, डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज ऑफ टू और मोर गन्स, टू और मोर गन्स इन मिलिट्री एक्शन, ठीक है। अब ये सेल्वो मोड कहाँ पे चाहिए आपको, भाई इतनी बड़ी मिसाइल है, ये सेल्वो मोड आपको कहाँ चाहिए होगा, जब आपका स्वाम अटैक होगा ड्रोन से, 400 ड्रोन आ गए एक साथ। अब आपने क्या लगाई, पूरी बैटरी लगा दी। बैटरी का मतलब होता है कि ये एक ट्रक देखा था ना तुमने, ऐसे मैंने 50 ट्रक इकट्ठे कर दिए, उनको बोल दिया बैटरी। अब हर ट्रक में मान लो दो दो है, 50 100 हो गए, तो एक साथ सिंक्रोनस तरीके से आपके फायर हो सकता है। मतलब एक बटन से 100 मिसाइल गई। समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं स्वाम अटैक। तो अभी क्या लिखा तुमने लास्ट, सेलो में डिस्चार्ज ऑफ टू और मोर गन्स इन मिलिट्री एक्शन लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज करो, लिखो फॉर सैचुरेशन अटैक्स, सैचुरेशन अटैक्स, थोड़ी मिलिट्री की लैंग्वेज सीखो, फॉर सैचुरेशन अटैक्स। और इसके ब्रैकेट में लिखो स्वार्म अटैक, SWARM, स्वार्म अटैक।
अब कोई पूछेगा तो बता दोगे तुम्हें समर क्या है? क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, बता दोगे? ठीक है। अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है मैंने, वो एक बारी देख लो। समझो, हमने जो सबसे पहले बात करी थी ना, हमने क्यू आर सैम की बात करी थी। क्यू आर सैम बेसिकली अपना S400 ही है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास नहीं ली होगी तो आपको पता नहीं है, जिन बच्चों ने क्लास ली थी उनको पता है। उसके बाद स्पाइडर, बेसिकली यहाँ पे हम जा रहे हैं आपका एल्टीट्यूड, मतलब कितनी ऊंचाई पे जा सकता है, और रेंज, ये सबसे छोटी रेंज है, ये बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो घर जाके इसको शांति से देखना, ये सबसे सस्ता पड़ता है कॉस्ट वाइज, और ये सबसे महंगा पड़ता है आपका S400। तो जो मीडिया बोल रही है कि सिर्फ S400 चला था, आई एम सो सॉरी, यू आर वेरी मच रॉन्ग। ठीक है, हम पाकिस्तान के 4 लाख के ड्रोन पे हम अपनी 9 करोड़ की मिसाइल नहीं मारने वाले। ठीक है, तो हमने अपना समर चलाया था, और ढंग से चलाया था, कायदे से। समझ में आई बात? और समर से भी भयंकर एक चीज है हमारे पास, वो चलाया था, अभी लिखवाते हैं वो भी। अब इसमें लिखो सिंबॉलिक वैल्यू इन डिफेंस इनोवेशन, एक नई हेडिंग दो इसी के अंदर। इसकी क्यों इतनी वैल्यू है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट में, ये डालो। ये प्रीलिम्स वाला है, और अगर मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो इससे पॉइंट यूज कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? सिंबॉलिक वैल्यू, सिंबॉलिक वैल्यू इन डिफेंस इनोवेशन, इसके अंदर लिखो इम्बॉडीमेंट, पहला पॉइंट है इम्बॉडीमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हमने खुद ही बनाया। और इसको हाईलाइट कर लेना, डबल हाईलाइट कर लेना, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो, अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। एम्बॉयडमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अब इसके अंदर लिखो नो फॉरेन ओईएम्स, नो फॉरेन ओईएम्स। ओईएम्स का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? बताओ। इंडिजीनियस हो गया पूरा, करेक्ट। ओईएम की फुल फॉर्म लिख लो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मतलब पूरा हमने बनाया है, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। मिसाइल तो रशिया की है। रियलिटी तो यही है ना भाई, सोवियत की मिसाइल थी, हमने उसको जुगाड़ बना दिया। ठीक है, अब ये लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, फ्रूगल इनोवेशन मॉडल, FRUGAL, फ्रूगल इनोवेशन मॉडल। इसके अंदर लिखो जुगाड़ इंजीनियरिंग, जुगाड़ लिखो, ये लिखना है, ये आंसर में भी लिखना है अगर आ गया तो। जुगाड़ इंजीनियरिंग टर्न्ड इनटू मिलिट्री डॉक्ट्रिन, लाइन देख रहे हो कितनी भारी है? जुगाड़ इंजीनियरिंग टर्न इनटू मिलिट्री डॉक्ट्रिन, इसको भी हाईलाइट कर लो अपना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, और कौन सा है? ठीक है, चलो खत्म करो। अब अगला शुरू करते हैं, ये देख लेना घर पे शांति से, तुम्हें आज मिल जाएगी। ये सबसे गजब की चीज है, इसको बोलते हैं भार्ग वस्त्र। इसका नाम सुना है? सुना है तुमने? क्या होता है बताओ? अभी नहीं पता? नाम सुना है। हाँ, हम अब ना छोटे पे आते जा रहे हैं कि सबसे बड़े मिसाइल देख चुके हम, आकाश वगैरह, अग्नि सब देख लिया हमने, ब्रह्मोस तक देख लिया। अब हम आ गए बिल्कुल छोटे लेवल पे, जो बिल्कुल टैक्टिकल होती है। ये आपका R-73 से भी छोटा मिसाइल है। ये जितना मेरा पोडियम है ना, मतलब ये लगा के चलो इतना। ठीक है, इस साइज का है। इस साइज में भी क्या है, इतने इतने 4 बैरल हैं। बैरल मतलब पाइप, इतने में आपके 4 बैरल हैं, और इसके अंदर 4 मिसाइल हैं। जो छोटा हाथी नहीं होता, जो गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, वो वाला जो गाड़ी आता है, छोटा हाथी, छोटे हाथी के पीछे लगा देते हैं वो, और कितने लगते हैं एक बारी में? 64। तुम सोच रहे हो कितना टेक्टिकल है? मजा आ गया था जब मैं पढ़ रहा था ना इसको, मैंने वाह यार। तो मैंने देखी इसकी ऑपरेशन कैसे होती है। तो अभी इसकी हाल ही में हुआ था इसका। हाँ, हाँ उड़ीसा में, करेक्ट, सारे के सारे परीक्षण वहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, एक
जितना पोडियम है लिटरली उतने में ही 4 पाइप थे। ये देख रहे हो कितने सारे आ रखे हैं इसमें। ये 64 का प्रोग्राम बनाया इन्होंने। ये 4 थे और उन्होंने पहले नाइट टेस्टिंग करी थी, ठीक है, 4 छोड़ के रेंज वाइज कि 200 मीटर, 800 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक की रेंज है इनकी। 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है नहीं, समझ रहे हो। और रेंज इसमें चाहिए भी नहीं क्योंकि ये डिफेंस है, अटैक नहीं है, समझो। वहां से आ रहा है, डिटेक्ट कर लिया, 10 फेंक दी, एक से तो टकराएगा, क्या समझे। और इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना धमाका हो गया भाई साहब आग लगी। बहुत लिमिटेड आपका डैमेज है। जो डैमेज भी मैटर करता है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर गए तो सीधा न्यूक्लियर थोड़ी फेंक के आए, डैमेज देखा ना, कैलकुलेटेड डैमेज। हमारी मिलिट्री ने क्या बोला था कि हमने एक टेक्टिकल ऑपरेशन किया है जिसके अंदर लिमिटेड डैमेज किया है, और उसी एरिया पे कराए जो आपके हॉटस्पॉट से। क्या समझ में आई बात। नहीं चलेंगे। हाँ ये ही छोटे छोटे चलेंगे, बड़े मिसाइल पे चला सकते हो आप, बट उनकी स्पीड इतनी तेज होगी। काउंटर कर सकते हैं, हाँ सारे फेंक दो, काउंटर कर दो एक बारी में, 64 फेंक दिए, कोई तो टकराएगा। और स्पेसिफिक करा हमने, छोटे हेलीकॉप्टर से होते हैं। तो कभी तुमने वो देखा मैन पैड्स, जो यहाँ पे इतना बड़ा सनी देओल ने रखी थी, एक मिसाइल थी बॉर्डर मूवी के अंदर, और फिर वो चीखता हो जाता है और फिर चलाता है ऐसे, वो मैन पैड बोलते हैं उसको। उसकी रेंज 10 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो जैसे मैन पैड आ रहा है आपके पास उड़ता हुआ, समझ रहे हो, 10 किलोमीटर ज्यादा बोल दी, 2 2.5 किलोमीटर ऐसी होती। तो मैन पैड आ रहा उड़ता हुआ, उसको गिराना है, ये छोड़ दिया, जा भाई मार गया उसको। कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है गोला वो। आगे से आपकी मिसाइल टाइप होती है, पीछे से एक अंदर डालते हैं उसको, फिर वो लॉन्च होता है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो मैन पैड वाले हो गए, ड्रोन्स हो गए, छोटे मिसाइल्स को टैकल कर लेगा ये इजीली। बड़े मिसाइल को माइट भी पकड़ना पाएगा क्योंकि स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा है, मैक में स्पीड चल रही है, समझ रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानो, बहुत बेहतरीन कमाल की चीज़ है। न्यूज़ ने बिल्कुल भी इसको कवर नहीं किया, ठीक है। बेसिकली 360 रेडार लगाया हुआ है एक। इनफैक्ट परसों अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो मेरे दिमाग से रेडार का नाम निकल रहा है। तो रेडार की टेस्टिंग हुई है और वो बेसिकली इसी के अंदर अपग्रेडेशन है रेडार का। वो 2 3 दिन पहले ही हुआ है, आपका हिंदू में देखना, ठीक है, बिल्कुल स्किप हो गया है। तो इसी के अंदर अपग्रेडेशन है वो, थोड़ा रेडार का रेंज बढ़ जाएगा। आप समझो मिसाइल का रेंज बढ़े ना बढ़े, अगर आपका रेडार का रेंज बढ़ गया तो आपको पहले ही पता है कि प्रोजेक्टाइल कहाँ से आ रहा है, क्या है, कैसे खत्म करना। समझ में आ रही है बात। अगर रेडार से पता चल गया कि हाँ अगले 10 मिनट में आएगा, या मान लो अगले 3 मिनट में, 4 मिनट में आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे गिरेगा और कहाँ मारना है। सिस्टम अपने को नहीं पेन पेंसिल लेना ना, सिस्टम को लेना है। सिस्टम के पास टाइम है तो वो ज्यादा प्रिसीजन से अटैक कर पाएगा ना। और एकदम रैपिड आ गया तो सारे छोड़ने पड़ेंगे भाई, किसी से तो टकरा। क्या समझ में आई। तो इसके अंदर लिखो, कुछ भी नहीं लिखा ना इसमें भी, हेडिंग डालो, भार्गवस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम। नाम ही इसका काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना, इट इज इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल। छोटी मिसाइल है ना, तो माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम designed to neutralize UAV and drone swarms. UAV and drone swarms। समझ में आ रहा है। इसमें लिखो, इट ऑफर्स आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इट ऑफर्स आ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने समझा भी चुका हूँ मैं। इट ऑफर्स आ हार्ड किल सॉल्यूशन, इसको अंडरलाइन कर देना, हार्ड किल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट सॉफ्ट किल सिस्टम, सॉफ्ट किल सिस्टम
लाइक जैमर्स, लाइक जैमर्स, एड्रेसिंग, कॉमा करके लिखना, कॉमा एड्रेसिंग, ग्रोइंग शॉर्ट रेंज, growing short range and low altitude threats, low altitude threats, short range and low altitude threats। ठीक है। अच्छा, अब ये किसने बनाया है? ये हार्ड किल सॉल्यूशन क्या होता है कि हथियार चलाने की जरूरत पड़ गई। सॉफ्ट किल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैमर ने काम कर दिया, खत्म, मिसाइल ही नहीं पहुंच पाई मेरे पास। पहले तो मेरा कोशिश ही है ना कि मैं क्यों अपना इक्विपमेंट खराब करूं, इतना पैसा क्यों दूं मैं। पहले ही मेरी हमेशा ये अप्रोच रहेगी कि जैसे तैसे करके जैमर काम कर दे कि वहीं गिर जाए। इनकेस जैमर फेल हो जाता है तो फिर मैं हार्ड किल पे जाऊंगा। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछ ले कि भार्गवस्त्रा सॉफ्ट किल के लिए है, तुम सोचो कि छोटी रेंज है तो सॉफ्ट किल होता होगा, गलत हो जाए प्रीलिम में। ये प्रीलिम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लिखो किसने डेवलप किया। इसमें लिखो प्राइमरी डेवलपर, हेडिंग डालो, उसके आगे लिख दो डीआरडीओ। कुछ मेंस में लिखने के लिए ना प्राइवेट कंपनीज के नाम पता होने चाहिए जो डिफेंस में है, क्योंकि अभी इनफैक्ट कल या परसों की ही बात है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तुम लोग, कल परसों की ही बात है, अपना ये जो एयर मार्शल है उन्होंने, वैसे वो बहुत संभल के बात करते हैं, बट उन्होंने बिल्कुल आउटराइटली बोला है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, और हमें प्राइवेट इन्वेस्टर की ज़्यादा ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू ये गवर्नमेंट, कि जितने बड़े जैसे अंबानी है, अदानी है, या जो भी लोग हैं, इनको ज़रूरत है प्राइवेट इंटरफेरेंस की, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की। जो हम अभी शुरू करते हैं, मान लो रफेल से बात करना शुरू करते हैं, वो 10 साल बाद तो लाके देगा हमको, तब तक तो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे लोकल प्लेयर्स ही रहेंगे, अदानी, रिलायंस, टाटा, और भी बहुत सारे, ये क्यों नहीं आ रही हैं डिफेंस के अंदर, इनको आना चाहिए। तो हमारे एयर मार्शल ने इंडिकेशन दिया था, तो उसका रीज़न क्या था कि प्रोक्योरमेंट बहुत लेट हो रहा है। ठीक है ना, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म आर्सेनल, अगर इस टाइप से कुछ आता है तो ये लिख देना, समझ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो एटलीस्ट। जो खुशबू मैडम बना के दे रही है उसको तो पढ़ लो, उसमें सब लिख के दे रही है वो। ठीक है, इसमें लिखो इंडस्ट्री पार्टनर्स, ये सिर्फ तुम्हें ज्ञान देने के लिए है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। अगर तुम्हें 2-3 कंपनी पता होंगी तो इन फ्यूचर अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम कुछ लिख पाओगे। लिखो सोलार डिफेंस, सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में SDAL, सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। दूसरी कंपनी का नाम लिखो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें लिखो सिस्टम डिजाइन, नीचे इसका डिजाइन है क्या, जो हम बात कर चुके। ये तुम्हारा प्रीलिम से पूछ सकता है बिल्कुल, सारी एक एक चीज समझ के चल लो, प्रीलिम के क्वेश्चन है। लिखो लॉन्चर सिस्टम, लॉन्चर सिस्टम समझेंगे पहले। लॉन्चर सिस्टम, लॉन्चर सिस्टम मतलब ये मिसाइल्स नहीं, लॉन्चर सिस्टम। मिसाइल तो हम समझ गए, मिसाइल कौन सी जो इसके अंदर लगी हुई है, ये लॉन्चर सिस्टम समझेंगे। लॉन्चर सिस्टम, इसके अंदर लिखो छोटे छोटे पॉइंट लिखे, कैनिस्टर बेस्ड, कैनिस्टर, CANISTER, कैनिस्टर बेस्ड, कैनिस्टर बेस्ड मॉड्यूलर लॉन्चर, कैनिस्टर बेस्ड मॉड्यूलर लॉन्चर। सेकंड पॉइंट में लिखो होल्ड्स, होल्ड्स 64 माइक्रो मिसाइल्स पर यूनिट, 64 माइक्रो मिसाइल्स पर यूनिट।
64 माइक्रो मिसाइल्स पर यूनिट, मान के चल लो 10 मैंने छोटा हाथी लगा दिए तो 640 मिसाइल एक साथ जाएंगी। रोक लो, समझ रहे हो ना? छोटा हाथी क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार ही, समझ नहीं रहा। ठीक है, मिनी ट्रक बोल रहा हूँ, मिनी ट्रक। ठीक है, समझ में आ गया? अब लिखो। ये इसके टेक्निकलिटीज है, मैं एक बार बता देता हूँ। 64 ट्यूब्स हैं बेसिकली, वो कैनिस्टर है। ठीक है, इफेक्टिव रेंज 2 से 10 किलोमीटर, ज़्यादा है नहीं, वैसे 10 किलोमीटर हम बोल रहे हैं, इतना है नहीं। ठीक है सर, मैं क्लास ले रहा हूँ। सर मैं क्लास ले रहा हूँ। तो 2 से 10 किलोमीटर की रेंज है, बट है नहीं 10 किलोमीटर के आसपास की। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप जितनी हाइट बढ़ाते हो ना, उतनी आपकी रेंज कम हो जाती है। जब आपकी रेंज, हाइट कम करते हो तो आपकी रेंज बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। एक्यूरेसी वगैरह तो पता ही है, हाई होगी, क्योंकि सारे इकट्ठे छोड़ दे कहीं से तो टकरा ही जाएगा। ठीक है, ट्रक माउंट होता है वो हम देख लिए, ऑल टेरेन होता है क्योंकि ट्रक तो हर जगह चला जाता है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, मतलब तुरंत वो लॉक कर लेता है, एक बार पता चल जाए। रडार का खेल ज्यादा है मिसाइल से, अगर रडार ने पकड़ लिया गेम ओवर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें लिखो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी और कलाकारी जोड़ी है। इसमें लिखो एआई पावर्ड टारगेट डिस्क्रिमिनेशन। एआई पावर्ड टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, ब्रैकेट में डालो फ्रेंड फो आइडेंटिफिकेशन। फ्रेंड फो, FOE, दोस्त और दुश्मन पहचान लेता है। फ्रेंड फो आइडेंटिफिकेशन क्यों पहचानना जरूरी है? मैं कह रहा हूँ 64 मिसाइल जा रही हैं, वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। समझ रहे हो ना? कॉमन सेंस लो ना, पता चले मैंने सारी छोड़ दी ऊपर, वो आपस में टकरा गई। सबसे पहले ये तो समझना चाहिए ना भैया, सीरियल नंबर लगा हुआ ही नहीं, अपनी है। समझ रहे हो? जब कभी रेडार देखोगे ना, तो अपना वाला ब्लू से आएगा, ऐसे छोटा सा एक ब्रैकेट बनाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता दिखेगा, वो ये अपने हैं। वहां से आ रहा होगा, रेड कलर से आ रहा होगा, ये अपने हैं, दूसरे दुश्मन के। ठीक है, समझ गए? बस तो फिर इसको खत्म करते हैं अभी, और क्या है इसके अंदर कुछ है? बस तो ठीक है, चलो। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। भाग तो समझ में आ गया? इसमें कोई समस्या, समर में कोई समस्या? जितने बच्चों का लेक्चर छूटा हुआ है ना, वो तुम्हारे कोर्स मॉड्यूल के अंदर तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, और वो प्लीज़ देख लेना। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ S-400 को ही सबने कवर किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो, अब नेक्स्ट उठाते हैं। कहाँ गया? मिनिमाइज, इसको क्लिक टू एंड। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऊपर ही यही है, ये बेकार है। पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा, है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है ना। ठीक है, करता हूँ मैं, खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि है, हाँ, न्यू टॉपिक है, वो ख़त्म हो गया डिफेंस। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करने वाले हैं, जो आपका 2005 के बाद से अब चेंज हुआ। इसने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे। ठीक है, और बहुत हॉट टॉपिक था रिसेंट टाइम में। इनफैक्ट आप लगा के चलो, अप्रैल के अंदर, अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक था।
क्यों समझेंगे क्या क्या मेजर चेंजेस आए, क्यों हमें ज़रूरत थी नए डिजास्टर मैनेजमेंट की, पुराने वाले में क्या खामियां थी, 2005 से लेके 2025 तक में क्या क्या चेंजेस आए, क्या रोल है एसडीजी का, क्या रोल है आपके मॉडर्न सिस्टम्स का, क्या रोल है नए डिजास्टर्स का, क्या रोल है मैन मेड डिजास्टर्स का और नए अनप्रिडिक्टेबल इश्यूज का जैसे कोविड। ठीक है, मान जाओ तुम। तो ये सब देखते हैं। पहले लिखो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025। ठीक है, लिखो इसके अंदर डीएमए एक्ट लिखना। ठीक है, डीएमए एक्ट, डीएमए एक्ट 2025 marks a paradigm shift, paradigm shift in India's approach, in India's approach to disaster governance, to disaster governance from from a reactive, from a reactive relief centric, relief centric model under DMA Act 2025 2005 2005 बेसिकली डीएमए एक्ट 2005 2005 टू प्रोएक्टिव एंटीसिपेटरी, प्रोएक्टिव एंटीसिपेटरी एंड रेजिलियंट बेस्ड फ्रेमवर्क। पहले क्या होता था कि हम लोगों की जो अप्रोच थी 2005 के जो डीएमए एक्ट के अंदर कि पहले होने दो डिजास्टर को, समझ रहे हो, जब डिजास्टर हो जाएगी तो फिर हम रिलीफ भेजेंगे, समझ रहे हो, पहले पड़ोसी इंस्टीट्यूट के अंदर पानी भरने दो फिर हम ट्यूब भेजेंगे। क्यों नहीं है फायर का, क्यों नहीं है ड्रेनेज प्रॉपर, समझ रहे हो। तो 2005 से 2025 में हमने एक चेंज किया, हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गए, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव का सफर। ठीक है, अब हम कहां तक लिख चुके, रेजिलियंस बेस्ड फ्रेमवर्क हो गया। उसके बाद लिखो द अमेंडेड एक्ट वाज, द अमेंडेड एक्ट वाज introduced by Ministry of Home Affairs, Ministry of Home Affairs, comma, received presidential assent, received presidential assent on 29th March 2025 and came into effect from 9th April 2025। ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जानबूझ के मैंने प्रेसिडेंशियल एसेंट लिखवाया है, पता चले यूपीएससी इसको भी प्राइम मिनिस्टर कर दे। अगर किसी को पता हो 2024 की आंसर की के अंदर प्रेसिडेंट का राइट यूपीएससी ने थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है, तो इसलिए मेरे को लगा कि लिखवा देना चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, यूपीएससी ने कुछ खाया होगा, क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते, यूपीएससी की गलती हम ये समझ के चलते यूपीएससी कभी गलत नहीं हो सकता, गलत है वो बिल्कुल,
कंफर्म गलत है भाई। हाँ, यही तो बात है। चलो लिखो, डेट लिख लिया, ये सारा समझ में आ गया। अब आगे लिखो, हेडिंग दो नेक्स्ट में, वाई द अमेंडमेंट वॉज नेसेसरी। ये अमेंडमेंट जरूरी क्यों था, रीजन होगा ना कुछ। वाई द अमेंडमेंट नेसेसरी, पहली हेडिंग डालो, इवॉल्विंग डिजास्टर लैंडस्केप। इवॉल्विंग डिजास्टर लैंडस्केप, हो क्या रहा है कि डिजास्टर भी चेंज हो रहे हैं समय के साथ साथ, समझ रहे हो। तो इसमें नीचे एक सब पॉइंट लिखो, इसके अंदर लिखो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। अब ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर का क्या मतलब है, जो आपके साइक्लोन वगैरह आते हैं, लिखो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर के अंदर लिखो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फ्लड्स, इंक्रीजिंग फ्लड्स, कोमा साइक्लोन्स, कोमा साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स रिसेंटली बहुत ज्यादा लग रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेंडेमिक, 2019 में पेंडेमिक आया, पेंडेमिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि 2005 के अंदर इतने ज्यादा डिजास्टर के केसेस माना थे, बट अब जो है नेचर भी चेंज हो रहा है डिजास्टर का, कि पेंडेमिक आ गया और हमारी तैयारी थी नहीं, हम रिएक्टिव थे, लेट कोविड कम, फिर हमने एकदम से ऑक्सीजन का जुगाड़ किया। क्या मतलब है उसका। अभी भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, ये भी न्यूज़पेपर में आया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो, मेरे ख्याल से 29 मई का था न्यूज़पेपर वो, उसमें भी उन्होंने बोला था कि अभी भी हमारी रेडीनेस नहीं है कोविड के प्रति। आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे देश के अंदर 100-150 केसेस हैं कोविड के, और अभी भी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। हमने 6 साल में कुछ नहीं सीखा है, और नहीं हमारे जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो अपग्रेडेड है। तो ये एक शेमफुल चीज़ है, ठीक है। इन केस कोई बड़ी ट्रेजिडी होती है तो फिर से हमें ऑक्सीजन शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं है रेडीनेस, समझ रहे हो। इसीलिए हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया है। इसके अंदर पनिशमेंट का प्रावधान है अगर आप जो एडवाइजरी है उसको फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट कानून है, तो अच्छी चीज़ भी है। कुछ इसमें इश्यूज भी उठाए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये लिख चुके, इसके साथ अगला सब पॉइंट लिखो, जैसे क्लाइमेट इंड्यूस्ड हो गया ना, ऐसे ही एक और पॉइंट लिखो, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, यहाँ हैजार्ड कर लो, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब इसके अंदर क्या आएगा, जैसे आपकी आग लग जाती है, इंडस्ट्रियल फायर, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल फायर्स। और दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है कि आपके डाटा सेंटर्स पे अटैक हो जाता है। डाटा सेंटर पे जैसे अभी एयर इंडिया पे अटैक हुआ था, आपका दिल्ली एयरपोर्ट का सारे सर्वर बंद हो गए थे, अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखते होगे तो। ये है पिछले साल की 2024 की बात है। तो क्या हुआ था, डाटा सेंटर अटैक, तो मतलब आपके डिजास्टर भी चेंज हो रहे हैं, अटैक के मोड भी चेंज हो रहे हैं। तो लिखो इसको, डाटा सेंटर कोलैप्स, डाटा सेंटर कोलैप्स। अब डाटा सेंटर भी दो तरीके के हैं, एक तो इस तरीके का हो गया जो आपके सर्वर्स काइंड ऑफ है, एक होता है आपका जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला होता है, जो अगर आप लोगों ने पहले की क्लास देखी होगी, रिवर वाटर डिस्प्यूट के अंदर मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है, हर स्टेट का अपना डेटा है, वो अपने साथ ही रखता है, शेयरिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो, सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे ही सेम सिचुएशन ये है कि डेटा शेयरिंग नहीं होती है इसके अंदर भी। स्टेट जो जैसे एनडीआरएफ होते हैं, ऐसे ही एसडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ के अंदर भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होते थे, इस कानून ने बोला कि तुम डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाओ, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट को रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए डिजास्टर से मिटिगेट करने की।
ना कि स्टेट भेजेगा आपको। समझ रहे हो, दिल्ली तो छोटा स्टेट है, बड़ा स्टेट माने मान के चलो यूपी, यूपी के अंदर अगर आपके लखनऊ से एड जाएगी, कब तक तो पहुंचेगी वो, तब तक तो खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों नहीं इतना एम्पावर बना रखा। तो इस बिल के अंदर कहता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको करना है, ठीक है, वो भी लिखवाएंगे अभी हम। तो अभी हम पहुंच चुके डेटा सेंटर कोलैप्स। उसके बाद लिखो डिमांडेड मॉडर्न लीगैलिटी क्लैरिटी, कि मॉडर्न लीगल क्लैरिटी, मॉडर्न लीगल क्लैरिटी मतलब कानून भी तो हो। डिमांडेड मॉडर्न क्लैरिटी, समझ में आया। सेकंड पॉइंट लिखो इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गैप्स, गैप्स इन द 2005 एक्ट, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गैप्स इन 2005 एक्ट, ठीक है। इसके अंदर लिखो नो फॉर्मल रिकॉग्निशन, फॉर्मल रिकॉग्निशन को हाईलाइट कर लेना। नो फॉर्मल रिकॉग्निशन फॉर अर्बन डिजास्टर अथॉरिटीज, फॉर अर्बन डिजास्टर अथॉरिटीज कोमा रिस्क डेटाबेस, रिस्क डेटाबेस और इंसिडेंट, और इंसिडेंट कमांड सेंटर्स या कमांड सिस्टम्स, इंसिडेंट कमांड सिस्टम्स, ठीक है। पहले तो जो अर्बन डिजास्टर को ही नहीं मान रहे हैं। अर्बन डिजास्टर क्या होता है? फ्लडिंग। कौन सी फ्लडिंग? पिछले साल जो देखी थी यहाँ पे, कहाँ पे, करोल बाग के अंदर, इसी को ही नहीं मान रही थी सरकार। कितना गंदा रिएक्शन था इनका। आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे रहे हो, जब बच्चे कोलैप्स हुए तब जाके आप जागे हो। कितनी बार इंस्टीट्यूट आपको चिट्ठी लिख चुके हैं कि आपका सीवर जाम हो जाता है। मतलब मैं 10 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने यहाँ पे लिटरली देखा है और मेरे को बहुत दुख होता है बोलते हुए। जब बारिश आ जाती थी तो ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने पानी देखा है, 4 फुट का पानी देखा है। और रिक्शा वाला रेड लाइट तक, चौक तक के लिए, मतलब हार्डली 80 मीटर्स है, 50 रुपीज लेता है वो, ठीक है। पैडल वाला वो भी, ई रिक्शा तो चल ही नहीं रही, पैडल वाला 50 रुपीज, 100 रुपीज। आपदा में अफसर लिटरली। दूसरी चीज मैंने क्या नोट करी थी, जब वो फ्लडिंग होती है तो जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उसमें वो ऑयल जाता है सीवर्स में, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है जो ऑयल्स हैं, जितना भी ऑयल है उसको आप अलग कंटेनर में रखो, उसको अलग से डिस्पोज करो, वो नाली में बहा देते हैं। और यहाँ पे सारा नाली से ऊपर आ जाता है, गटर सिस्टम से, सीवेज सिस्टम से आके ऊपर पानी पे तैरता है वो। इतना बुरा हाल हो जाता है। इसको अर्बन अथॉरिटीज मानने कोई राजी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, ये शेमफुल इवेंट है। और जब 3 स्टूडेंट्स हमारे नहीं रहे हमारे बीच में, तो उसके बाद गवर्नमेंट जागी और आप देखो अब सारे सीवर बनाए हैं इन्होंने बिठा के। पहले बन जाते तो 3 नौजवान बच जाते, आईएएस बच जाते। खैर, हम कहाँ तक पहुंच चुके? इंसिडेंट कमांड सेंटर सिस्टम्स की बात कर ली। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लैक, जैसे आपने फॉर्मल रिकॉग्निशन वाला पॉइंट लिखा है ना, सब पॉइंट है वैसे ही सब पॉइंट लिखो। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर्स, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर्स फॉर एनडीएमए, फॉर एनडीएमए। एनडीएमए की फुल फॉर्म कोई बताएगा? टॉफी दूंगा उसको जो बताएगा। बताओ, एनडीएमए की फुल फॉर्म पता है? शाबाश, खुद खरीद के खा लेना को। और एनसीएमसी, कॉमा एनसीएमसी, एनसीएमसी, एनसीएमसी की बताओ। इस बारी पक्का मैं दे दूंगा। नेशनल क्राइसिस में क्या है?
कॉम्बिनेशन नहीं, कमेटी या कमीशन करो, कमीशन, कमेटी नहीं, कमीशन। ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमीशन, यही है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया ना, मतलब मेजर पॉइंट था हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गैप्स, उसके अंदर ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो। अभी भी हम पुराने तरीके से डिजास्टर को देखते हैं, एआई के जमाने के अंदर एआई को इंटीग्रेट करो ना। लिखो, नो लीगल मैंडेट फॉर, नो लीगल मैंडेट फॉर यूजिंग एआई कॉमा जीआईएस, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, और जीआईएस और डिजिटल फंड मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल फंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अभी भी हम बाबा आदम के जमाने से चल रहे हैं कि कॉपी पे लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो। आपके पास रेडार है, आईएमडी आपको बोल रहा है बारिश आएगी तेज, पता है ना आपको, मौसम पता है, सीवर क्यों नहीं साफ करते सारे, फ्लड का क्यों वेट कर रहे हो? जब पता है आपको सूखा पड़ना है, तो आप रिवर मैनेजमेंट पे काम क्यों नहीं करते हो, पानी क्यों नहीं सेव करते हो? आपको मालूम है ये चीज, आपके पास रेडार है, हर तरीके का रेडार है आपके पास, तो आप पहले से ही आपदा के लिए तैयार क्यों नहीं हो? अभी रिसेंटली, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ता नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है, किसी को पता हो तो, केरला के अंदर क्या हुआ अभी, क्या हुआ, थोड़ा तेज बोलो। एक शिप था, पलट गया। अब वो कंटेनर्स गिर गए समंदर के अंदर, अब वो कंटेनर गिर गए। आपका एक प्रोटोकॉल है, आपका एक प्रोटोकॉल है आईएमओ द्वारा निर्धारित, कि आपको वो कंटेनर्स के साथ क्या करना है। आपको 5 दिन क्यों लग गए, और अभी तक आपको कुछ कंटेनर मिले नहीं? कहाँ है कोस्ट गार्ड? आपको ट्रेनिंग मिलती है उस चीज की, समझ रहे हो? पूरा एक मॉड्यूल है आईएमओ का, जो आपको ट्रेन करता है सिर्फ सिर्फ इसी आपदा के लिए। और वो आपदा हो गई है, 5 दिन हो गए, अभी भी कंटेनर नहीं मिले। और सुनने में आ रहा है उसमें प्लास्टिक पैलेट्स हैं। प्लास्टिक पैलेट्स क्या होते हैं? प्लास्टिक के दाने, मछलियां खाली मर जाएंगी वहीं। और सबसे ज्यादा वहां पे आपका डेलिकेट इकोसिस्टम है, पूरा मेराइन इकोसिस्टम है, कितना ज्यादा डेंजरस है। अब सुनने में एक आ रहा है कि कुछ कंटेनर के अंदर बहुत डेंजरस केमिकल्स भी हैं, और एक टाइम के बाद वो लीक हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा? समझ रहे हो? एक होमवर्क है, खुद सोच के आना। एक ब्रिटिश कंपनी है, और उसका एक ऑयल स्पिल का केस है, ठीक है, बहुत मशहूर। उसको आपको देखना है और उसके बारे में पढ़ना है, बहुत मशहूर है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हर क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर मैंने इससे ज़्यादा डिटेल बता दी तो फिर वो फायदा नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी का केस है, ऑयल स्पिल हुआ था। आपको देखना है कि 10 साल में उसमें क्या हुआ है, और अभी तक उस ब्रिटिश कंपनी पे क्या कार्रवाई हुई है। समझ में आई बात? और ये केरला वाले में होप करो कि सारी चीजें रिकवरी हो जाएं, नहीं तो बहुत मेराइन इकोसिस्टम बहुत कोलैप्स करने वाला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है वहां पे इस टाइम पे। और न्यूज़पेपर में पढ़ी थी ये चीज, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट खुशबू मैडम का न्यूज़पेपर तो आप पढ़ो ही पढ़ो। हाँ, वो पढ़ा करो उसको। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच चुके? नो लीगल मैंडेट फॉर यूजिंग एआई जीआईएस और डिजिटल फंड मॉनिटरिंग सिस्टम, लिख लिया ये? अब थर्ड हेडिंग डालो, ग्लोबल एंड नेशनल कमिटमेंट्स, ग्लोबल एंड नेशनल कमिटमेंट्स। अब ये ग्लोबल एंड नेशनल कमिटमेंट्स क्या है? 2005 से पहले बहुत सारी बातें चल रही थी। बातें किसी की चल रही थी? क्लाइमेट चेंज की। 2005 से लेके अभी तक क्या क्या आ गया? सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। और क्या आया है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या आया है? इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कौन सा है?
दिमाग लगाओ, तुम्हें पता है सब। सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर में आता ही आता है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी बहुत जरूरी है भाई। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, है ना? क्यों भूल जा रहे हो? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या था? ऐसे शक्लें मत देखो, तुम तो पेपर दे के आए हो, तुम बताओ पेरिस क्लाइमेट के अंदर क्या है? देख, बता। नहीं पता? बहुत बुरा हाल है। ये इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा चलो यही बता दो, कौन सी कॉप में हुआ था? कौन से नंबर की कॉप में होता? 16 बनता था तुम्हारा फिर। ठीक है। कॉप 21। तो आप आज घर जाओगे तो पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, उसके अंदर ही सारी चीजें हुई थी आपकी। अब आगे लिखो। पेरिस एग्रीमेंट मैंने दिखाऊंगा अभी। ये रहा पेरिस एग्रीमेंट, तुम लोगों के लिए लगाया भी हुआ है। इसके अंदर कमिटमेंट क्या था हमारा? 2 डिग्री के अंदर रखना है, जो कि लेटर ऑन हमने 1.5 डिग्री कर दिया। पता होना चाहिए ये। इनिशियली हमने बोला 2 डिग्री के अंदर रखना है, अब हमारा गोल है 1.5 डिग्री के अंदर रखना है। ठीक है, और उसी के हिसाब से सारे ऑब्जेक्टिव्स को करना है। सेंडाई भी नहीं पता होगा, तुम इतने शानदार बच्चे हो हमारे। इसके अंदर हमने ये बोला है कि जो ग्लोबल डिजास्टर है, डिजास्टर, वर्ड डिजास्टर, उसको कम करना है। ठीक है, और जो बंदे इफेक्ट हो रहे हैं, अगर कम नहीं कर सकते डिजास्टर को, तो मिटिगेट करना है, लोगों को कम इम्पेक्ट पड़े। अगर डिजास्टर आती है तो आपकी इकोनॉमिक्स खराब हो जाती है। जब आपका कोविड आया था, मार्केट कोलैप्स कर गया था। अब जो फिलहाल चल रहा है केरला के अंदर, क्या चल रहा है केरला के अंदर? केरला के अंदर शिप डूब गया, वो मेराइन सारा के सारा फिशिंग डूब गया। किसको इम्पैक्ट पड़ रहा है? इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। लॉस पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लॉस पड़ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपने को कोशिश करना है कि आपदा ना हो। आपदा हो गई तो उसका इम्पैक्ट कम करना है। अगर इम्पैक्ट कम नहीं हुआ तो जीडीपी पे कम से कम प्रभाव पड़े, वैसे काम करना है। अगर मैं उस रीजन को ही ब्लॉक कर दूं जहां जहां पे वो गिरा है, और उसको फ्लो करने से ही रोक दूं जैसे तैसे करके, तो बाकी रीजन तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो फैल जाएगा तो सारा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद क्या लिखा है इसमें? ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो हम कभी नहीं बनाते वो है। अब बढ़ाना क्या क्या है हमें? लोकल डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटेजीज बनानी है। स्ट्रेटेजीज बनेंगी जी अब। ठीक है, कि करोल बाग के अंदर पानी भर रहा है तो पानी नहीं भरना चाहिए। पानी कैसे नहीं भरेगा? कि जी जेट लगा देंगे, ड्रेनेज तो नहीं बनेंगे। वो तो दिमाग वाला आदमी बनाएगा ना, ड्रेनेज नहीं बनेंगे। हर इंस्टीट्यूट वाला जेट खरीदेगा और बाहर लगा देगा मोटर लगा के, और वो पानी कहाँ निकालेगा? दूसरी गली में, जिससे उसमें बाढ़ आ जाए। तो समस्या पे बात नहीं करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि पहले समस्या पे बात कर लो, नालियां बना लो। उसके बाद कह रहा है सब्सटेंशियली एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम पे दिमाग नहीं है, बाहर से ले लो। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? सब्सटेंशियली इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू मल्टी हैजार्ड अर्ली। ये तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हमें पता है बारिश आने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, किसी को पता हो तो। अर्ली मानसून है हम। आज है 31 मई। ठीक है, 31 मई को मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्ली मानसून है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम बात करेंगे एक जगह बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना? ये हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सैडली। इसकी बात कर ली। अब आ जाओ एसडीजी। अच्छा यही बता दो, टोटल एसडीजी कितने होते हैं? दे तो दिख गया तुम्हें, झूठी। याद भी थे? प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए, एसडीजी के नंबर याद होने चाहिए। एसडीजी के नंबर आप आंसर राइटिंग में लिखोगे, ये याद करना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। समझ जाओ बात को, अगर तुम नहीं डाल रहे हो तो बहुत समस्या में आ जाओगे। ठीक है।
तो लिखो इसमें ग्लोबल एंड नेशनल कमिटमेंट्स के अंदर अलाइनमेंट विद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ब्रैकेट में डालो 2015 से 2030। उसके बाद डालो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और उसके आगे लिखो COP 21। वो भी नहीं पता है तुम्हें, समस्या सबसे बड़ी ये है। और ईयर बता दो, चलो COP 21 बता दिया, अब ईयर तो बता दो कम से कम। नहीं बता पाओगे। 2015। ए भाई तुम निराश कर रहे हो, पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, ये प्रीलिम के क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड लिखो यूनाइटेड नेशन SDGs या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो मन करे वो लिख लो। ठीक है, ये सुन लूंगा मैं अगली क्लास के अंदर, ये सुनाने पड़ेंगे और छुट्टी मत मार जाना। ठीक है, अब अगला लिखो, मतलब एक और पॉइंट है इसके अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी कम हैं, उन्होंने भी 10 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये सर्च करना, PIB पे से निकाला है मैंने, मिल जाएगा तुम्हें। ये पूरा लिख लो, प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा। उसी के अंदर है जो हमने 3 लिखे हैं ना अभी, ये चौथा पॉइंट है उसी में। एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब मतलब क्या ही समझाएं, बेसिक सी चीजें हैं बहुत, क्योंकि वजन ज्यादा होता नहीं है बातों में इनकी। सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल डेवलपमेंट सेक्टर मस्ट इम्बाइब द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने, हमें नहीं मालूम थी। रिस्क कवर करना चाहिए, रिस्क कवरेज मस्ट इंक्लूड ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड टू MSME टू मल्टीनेशनल कोऑपरेशन टू नेशन स्टेट। होना चाहिए पर होगा नहीं। करोल बाकी ये गली करीबन 1000 करोड़ की है। ठीक है, बिहार का पूरे 10 गांव मिला के भी 1000 करोड़ नहीं मिलेंगे। जब इधर की करोल बाकी 10,000 करोड़ की इकोनॉमी के अंदर एक नाली नहीं बना पा रहे हो तुम, बिहार के अंदर कैसे बन जाएगी? समझ में आ रही है बात? तो हमारे मोदी जी साहेब ने बोला है कि रिस्क कवर मैनेजमेंट होनी चाहिए। आगे लिखो, वुमेन्स लीडरशिप जरूरी है, वुमेन्स लीडरशिप एंड ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट शुड बी सेंट्रल टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। वुमेन को सेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिस्क मैपिंग ग्लोबली टू इम्प्रूव ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड डिजास्टर। मतलब आपको फ्यूचर के अंदर जो मतलब रेडार्स वगैरह उसमें करनी चाहिए। बातें सारी अच्छी अच्छी लिखी हैं, पर हो क्यों नहीं पा रहा है? लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स। डेवलप अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग दो उनको, यूनिवर्सिटीज टू वर्क ऑन डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज, यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय सोशल मीडिया, build on local capacity, make use of every opportunity to learn from disaster, bring about greater cohesion in international response। छोड़ दो। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ये 10 पॉइंट। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये मोदी के 10 पॉइंट्स हैं। तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का आप आंसर लिखोगे, उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर आपको मोदी जी की ये बातें लिखनी है। समझ रहे हो? ये 10 पॉइंट कंटेस्ट कर लो, रट लो। ये SDG गोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 10 बातें, और इससे कंक्लूजन लिखोगे आप लोग। ठीक है, ये रटना है तुम्हें। आगे चलो, और टू द पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 प्रिंसिपल समझ लो, मेरे को तो याद भी हो गए वो। बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें, वो 10 की 10 कॉमन सेंस वाली चीजें। कुछ भी लिख रहे हो ना कंक्लूजन में, मोदी जी का नाम लगा के लिख देना। कुछ नहीं, ज्यादा खास नहीं बोलते हैं वो, सिंपल सी चीज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो, कोर विजन एंड गोल्स ऑफ द अमेंडमेंट। कोर विजन, ये इसकी हेडिंग डालो, कोर विजन एंड गोल्स ऑफ अमेंडमेंट। अब ये लेके जो आए हैं हम, इसका कोर विजन क्या है?
इसमें लिखो प्रिपेयर्डनेस ओवर रिलीफ, ये हेडिंग है, इसके अंदर लिखना। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, एज इट इज तुम लिखे आओगे ना, तुम्हारा मेंस में बहुत जबरदस्त नंबर आएगा। अब डेटा आने वाला है भयंकर वाला, समझ रहे हो? प्रिपरेशन ओवर रिलीफ, अब आपको रिलीफ पहुंचाना है हमें, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम, इसके अंदर लिखो शिफ्ट फ्रॉम डिजास्टर रिस्पॉन्स, शिफ्ट फ्रॉम डिजास्टर रिस्पॉन्स टू रिस्क इन्फॉर्म रेडीनेस, टू रिस्क इन्फॉर्म रेडीनेस, encourages mitigation, encourages mitigation first planning, mitigation first planning, comma backed by national disaster mitigation, backed by national disaster mitigation fund, इसको हाईलाइट कर लो, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एनडीएमएफ, विद एन एलोकेशन ऑफ कितना है ये, 13,600, ठीक है। ये फिगर एज इट इज लिख लो, याद नहीं होगी तो करीब करीब लिख लेना, 13,000 13,500 करोड़, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिख के कर देना, और आगे लिखो 26 है, 23 दूसरा, ठीक है। लिख लिया, फुल स्टॉप कर दो। उसके बाद लिखो लीगल एम्पावरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लीगल एम्पावरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अंदर लिखो ग्रांट्स इन्फॉर्मेंट, ग्रांट्स एनफोर्समेंट एंड ऑडिटिंग पावर्स, एंड ऑडिटिंग पावर्स टू एनडीएमए, एसडीएमए एंड एनसीएमसी, एनसीएमसी, ठीक है। इसके बाद लिखो, अगली हेडिंग डालो इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ये बिल में बहुत अच्छी चीज है, ये चीज मजा आ गया था देख के। इन्होंने बोला कि सेंट्रलाइज नहीं रखनी है चीजें, इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ये मिलेगा नहीं कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे, शर्तिया बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा आज बैठ के एक्ट पढ़ा है मैंने, सुबह आ गया था 10 बजे, पूरा एक्ट पढ़ डाला है, उसमें से निकाले हैं पॉइंट, कहीं नहीं मिलने वाला है ही नहीं किसी में। देख लो, इसको लिख लो ध्यान से, इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस डाल दिया। इसके अंदर लिखो इट एम्पावर्स, इट एम्पावर्स करके ना ऐसे लिख कर देना। अब इधर हम 2 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। इट एम्पावर्स, इस वाले इधर लिखना पंचायत एंड यूएलबीज, पंचायत एंड यूएलबीज थ्रू डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमिटीज, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमिटीज, इसको ब्रैकेट में डाल के लिखो डीडीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बार डीडीसी बोलूंगा तो ये समझ जाना, ठीक है। अब हम एम्पावर कर रहे हैं, गांधी जी वाला प्रिंसिपल लगा रहे हैं इसमें। जब दिखता है ना मृत्यु सामने आ रही तो गांधी जी याद आते हैं हमेशा, क्योंकि वो सही चीज बोल के गए थे कि सेंट्रलाइज मत रखो, डिसेंट्रलाइज करो और सशक्त बनाओ गांवों को, ग्राम पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट को। तो अभी सेंटर से स्टेट पे ऑर्डर आता था, हाँ जी आपके आग लग गई, अब जा रही है आग बुझाने वाली गाड़ी। भाई जब वहां पे आपका जंगल है
तो उधर उस तरीके की तैयारी क्यों नहीं है? क्यों आपको एक दिन लग रहा है इनिशियली बुझाने में? एक दिन के अंदर तो वो आपकी पूरा खत्म कर देगा जंगल। समझ पा रहे हो बात को? क्यों इतना टाइम लग पा रहा है? उत्तराखंड के अंदर रिसेंटली देखा जाता है। लिखो इसके अंदर, अगले पॉइंट में लिखो, अर्बन डिजास्टर अथॉरिटीज बनेंगी। अर्बन डिजास्टर अथॉरिटीज, ये वाले पॉइंट में लिखना। अर्बन डिजास्टर अथॉरिटीज फॉर सिटीज, फॉर सिटीज विद इन 10 लाख पॉपुलेशन। 10 लाख पॉपुलेशन को हाईलाइट कर लो। 10 लाख से अंदर की जो पॉपुलेशन के होंगे उसमें आपकी क्या बनेगी? अर्बन डिजास्टर अथॉरिटी बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आ रहा है? अब अगली हेडिंग डालो, नहीं तो एक काम करो, हेडिंग में डालो जो एम्पावर्स करा था ना हमने, ऐसे लिखा था, इसी में ये वाला पॉइंट लिखो। मतलब आपकी एक बड़ी हेडिंग हो गई है, उसमें आपका पहला पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, अब ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, आंसर राइटिंग सीखो कैसे लिखते हैं। इसमें लिखो, इट सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स कम्युनिटी वॉलेंटियर्स, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स, इसको हाईलाइट कर लो, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स अंडर स्कीम्स लाइक, अंडर स्कीम्स लाइक आपदा मित्र, ये रहा आपदा मित्र, which has trained, which has trained 1 lakh plus, 1 lakh plus volunteers, 1 lakh plus volunteers across 350 plus, 350 plus disaster prone district, disaster prone districts। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर को ट्रेनिंग दे दी गई है 350 से ऊपर वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका, बेसिकली क्या कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, समझ रहे हो? आपदा मित्र के अंदर आप क्या कर रहे हो बेसिकली, कि आपने वॉलेंटियर चुन लिया। वॉलेंटियर क्या होते हैं? मान लो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ऑफिस के नौजवान हैं, बुजुर्गों को छोड़ दो एक बारी, वो अपना विलफुली, विशफुली कहते हैं कि ठीक है यार, बेंगलोर में हर बार बाढ़ आ जाता है, मुंबई के अंदर बाढ़ आ जाता है, आएगा भी, ठीक है, तो हम रेडीनेस तो नहीं है, हम हेल्प तो कर सकते हैं, तो हमें वो नारंगी वालों की वेट तो नहीं करनी पड़ेगी। क्या हुआ था हमारे साथ वाले इंस्टीट्यूट में, जब भर गया था, फोन किया था फायर सर्विस को, फायर सर्विस बोला आ रहे हैं, फायर सर्विस आगे उसे भी नहीं पता क्या करना है, कह रहा है एनडीआरएफ आएगा, वो और आधे घंटे में आया, तब तक मैटर क्लोज हो चुका था उनका। ये हार्श रियलिटी है। क्यों नहीं है प्रिपेयर्डनेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अब हो रही है? वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग क्यों नहीं है? मुझे ही नहीं है ट्रेनिंग, और मुझे ही नहीं पता क्या करना है। एक फायर ड्रिल हुई थी वो आती है, उसके अलावा क्या करना है हमें ही नहीं पता। हम भाषण दे रहे इतना बड़ा, सिखाओ ना आके। फायर वाली जरूर दे दी थी इन्होंने उसके बाद से सबको फायर वाली जो जरूर आती है, फ्लोर मैनेजर बना दिए, सबको फायर ड्रिल आती है, ठीक है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन आता है, करना क्या उसके बाद नहीं पता ये बाहर निकाल दो बाहर तो पानी ही है वो बाहर तो निकाल देंगे बच्चों को, बाहर तो पानी ही है। वो इंसिडेंट सामने आ जाता है मेरे, बच्चे बाहर निकाल दिए रहा उसके, बाहर तो पानी ही है। अब क्या करना है? बाहर से कैसे बचाएं? बिजली के खंभे लटके हुए, गलती से पैर बाहर डाला, वो इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया,
अंदर डूबने से मरा, बाहर तार पकड़ के मर गया। मजाक मजाक में बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझने वाली चीज है ये। ठीक है, लिखो, अगली हेडिंग डालो। जैसे ये डेट डाली ना, ऐसे यहाँ पे डालो, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें लिखो मैंडेट यूज ऑफ, मैंडेट यूज ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल, रिलायंस जियो नहीं, जियो, जियो, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, कोमा डोपलर रेडार्स, कोमा डोपलर रेडार्स, ड्रोन भी डाल दो, कोमा ड्रोन्स, कोमा ड्रोन्स, एआई भी डाल दो, ड्रोन्स के बाद कोमा एआई मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद लिखो इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जियो आपने लिखा था ना, इसी में लिखो डिजास्टर अलर्ट एप्स जो अभी बनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से मैसेज आते हैं गवर्नमेंट के, और बहुत तेज सायरन बजाता है वो। ठीक है, एक बारी क्लास, मेरी क्लास चल रही थी, गवर्नमेंट का मैसेज आया, टेस्टिंग कर रहे थे वो इतनी तेज बजा फोन, मैंने फोन बदल लिया, अब आईफोन रख लिया मैंने। उससे पहले मेरे पास नॉर्मल फोन था, वो इतनी तेज बजा, क्लास भी डर गई, हम भी भाग गए, क्या हुआ है, हमें लगा फोन फटेगा, क्योंकि फोन भी चाइनीज था वो। तो हमने फोन चेंज किया, पहले हमने कहा ये नहीं लेंगे, जान बचा लेंगे, पैसा चला जाए। तो लिखो कि भैया मैसेज आएगा। क्या क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, तो मेरे को सोचने तो दो, इसमें से तो बहुत कम देख रहा हूं मैं। डिजास्टर अलर्ट ऐप अंडर कॉमन अलर्टिंग, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, इसको लिखो CAP, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। ये चीजें लिखनी है आपको आंसर्स के अंदर अपने। कॉमा ऑलरेडी, ऑलरेडी डिलीवरिंग 4300, 4300 प्लस, 4300 प्लस करोड़ जियो टारगेटेड अलर्ट्स, 4300 प्लस जियो टारगेटेड अलर्ट्स। इन 4300 करोड़ में से मेरे को लग रहा है 1 करोड़ तो मैसेज मेरे को ही आ गए होंगे, टेस्टिंग। ठीक है, इतना तेज बजता है ना वो, इरिटेट होता है आदमी, बट इरिटेट ही करना है आपको, अलर्ट करना है। समंदर किनारे, अभी तो आप लैंड उसमें बैठे हो, लैंडलॉक स्टेट में बैठे हो, अंडमान निकोबार मान लो, चारों तरफ से पानी है। ठीक है, सायरन बजता है भैया वहां पे, अगर आपकी वेव्स पीछे चली जाती ना, सुनामी आने वाले, टीं भाग लो। अब मान के चल लो कोई इंसान है, उसको नहीं सुन पा रहा, तो आप उसके डिवाइसेस पे बजा दो ना, वो अलर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, और ये सरकार कर रही है हमारे लिए, समझ रहे हो? अगला लिखो, अगली हेडिंग है रेजिलियंस बिल्डिंग, रेजिलियंस बिल्डिंग एंड राइट बेस्ड रिलीफ, रेजिलियंस बिल्डिंग एंड राइट्स बेस्ड रिलीफ। इसके अंदर लिखो इंट्रोड्यूसेस मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इंट्रोड्यूसिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ्स। अब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ को हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये कीवर्ड्स है जो हाईलाइट करा रहा हूं, ये डालने हैं तुम्हें। एज लीगल, एज लीगल एंटाइटलमेंट्स, एज लीगल एंटाइटलमेंट्स। अब लीगल एंटाइटलमेंट्स क्या हैं? जो आपके अधिकार हैं, ब्रैकेट में लिखो क्या हो सकते हैं आपके अधिकार लीगल एंटाइटलमेंट में। साफ पानी, ये आपको मिलना चाहिए, लिखो क्लीन वाटर। और क्या चाहिए आपको? अब आपदा हो गई है,
पानी सबसे पहले चाहिए, खाना चाहिए, लिखो कोमा फूड। अब मेरे को मेरा पेट भर गया है, अब क्या चाहिए? शेल्टर, छत चाहिए अब मुझे, मेरे को रिलोकेट करके मेरे को उसमें टेंट में रुकवाओ, शेल्टर। ठीक है, अब मैं शेल्टर में भी पहुंच गया, पर कहाँ पर हूँ ऐसे? अब क्या चाहिए? अब एक साइकोलॉजिकल आदमी आया मेरे सामने बिठाया, ये भैया कुछ नहीं हुआ, सब सही हो जाएगा, मेंटल हेल्थ, कोमा मेंटल हेल्थ। क्या समझ में आया? लिखो इसको, और यही लिख के आना है, यूपीएससी रो पड़ेगा, माथा चूम लेगा तुम लोगों के। लिख दिया ये तो, और ब्रैकेट बंद कर दो, मेंटल हेल्थ एड। और कुछ हो सकता है? यही होगा। ऐसे ही कोई भी हायरार्की यूज करते हो ना, तो दिमाग लगाओ, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? भैया पानी पिला दो, पानी पिला दिया। सबसे पहले बंदा बाइक से गिरता है तो क्या करता है? भैया पानी पिएगा? उसका पैर टूट चुका है सब, पर सबसे पहले बंदा ये पूछा पानी पिएगा? तो पहले पानी पिलाएंगे उसको, फिर उसको शांत करके बिठाएंगे, भैया बैठ जा तू। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कुछ खाए हो, चक्कर तो नहीं आ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा? खाना पूछेंगे हम, खाना खा लिया? कहाँ रहते हो बाबू, छोड़ा है? शेल्टर। क्यों? शेल्टर होगा तो उसकी कम्युनिटी वाले उसका ध्यान रख लेंगे। और शेल्टर पहुंच गया तो भैया अब सहला लो, ठीक हो? क्या हो गया? ए भैया वहां से आया, गाड़ी ठोक गई, मार गया। समझ रहे हो? अब उसको सहलाओ, नहीं कुछ नहीं होता, भगवान तुम्हारे कर्म थे, तुम जो खैनी थूकते थे ना सड़क पे, आज तुम्हें थूक गया कोई, ठीक है, तो तुम्हारे कर्म थे, तुम नब गए हो। तो उसको सांत्वना चाहिए, मेंटल हेल्थ ठीक होगी, कहा हाँ भैया थूके तो थे। समझ रहे हो तुम? तो वो चीज होनी चाहिए। तो सीरीज वाइज समझो। अगले पॉइंट में लिखो एंश्योर। अब एंश्योर क्या करोगे? राइट्स बेस्ड एक्सेस, राइट्स बेस्ड एक्सेस कैसे मिलेंगे? विद राइट बेस्ड एक्सेस विद ग्रेवांस। शिकायत करोगे तभी तो होगा। ग्रेवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड लीगल अपील। लीगल अपील किसको करोगे तुम? कोर्ट वगैरह में। लीगल अपील रूट्स कर दो, लीगल अपील रूट्स, जाओ भैया कोर्ट में। ठीक है, अब हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो गई, अब आगे आ जाओ, बजटरी एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। बजटरी एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है? इसी के अंदर सब पॉइंट है ना। ये जैसे वो पॉइंट्स लिखवा रहा था ना मैं, तो ये हेडिंग है, ठीक है? अब इसके बजट की बात करने वाले हैं हम कि क्या बजट हुआ है। और ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये वैल्यूज 2-3 बार आप देखोगे ना तो उसके आसपास का याद रहेगा। जैसे अभी मैंने क्या लिखाया था, 13,693। अपने को याद नहीं रखना, आपने कहा 13,500 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, खत्म बात। ठीक है, इतना तो गपले में खाई जाएगा वो। क्या समझे? 13,600 करोड़ के आसपास की बातचीत है। एग्जैक्ट ना पूछना नहीं, बट इसका मतलब यह कि आप अवेयर हो, समझ रहे हो? बट मेरा काम है एग्जैक्ट वैल्यू लिखवाना। लिखो, इस हेडिंग के अंदर 3 सब पॉइंट आएंगे। जैसे हेडिंग है ना, इसमें 3-4 पॉइंट आया ना, ऐसे ही अभी हेडिंग लिखी है तुमने बजट वाली, इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे। लिखो पहला पॉइंट उसमें, अंडर डिमांड, अंडर डिमांड नंबर 49, अंडर डिमांड नंबर 49, रिसर्च देखना, ऑफ बजट 2025-26, इसी साल का है। समझ रहे हो? अंडर डिमांड 49 ऑफ बजट 2025-26, इसी साल का, रुपीस 1,922.59 करोड़, 1,922.59
करोड़, ठीक है, हैज बीन एलोकेटेड टू एनडीआरएफ एंड रुपीज 100 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 100 करोड़ रुपया हमने इस चीज का दे दिया है, ठीक है। आगे लिखो, इसी के जैसे ये पॉइंट है, अब अगले पॉइंट में लिखो। लिखो, ये तो हो गया आपके नेशनल लेवल पे। हम तो कह रहे डिस्ट्रिक्ट को सॉलिड करो ना। अभी हमने क्या करा, नेशनल लेवल पे कर दिया, इतना पैसा दे दिया और 100 करोड़ और ले ले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। अब हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट का लिखो, पहले स्टेट आएगा फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा। लिखो, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। उसमें लिखो रिसीव्ड ₹32,031 करोड़, 32031, ठीक है, 32031 करोड़, 32,031 करोड़ फॉर 21 to 26, 2021 to 26, कॉमा विद ₹488 करोड़, 488 करोड़ released to states like यूपी, कोमा पंजाब, कोमा गोवा as of 2022, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो अ टोटल ऑफ 1,28,122 करोड़, 1,28,122 करोड़ allocated for SDRF under 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, फिर ब्रैकेट में लिखो 2021 to 2026, ये याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब एक जगह पे मैंने लिखवाया था तुम्हें डॉपलर, ऐसे क्या देख रहे हो, लिखवाया था डॉपलर। डॉपलर क्या होता है बताओ, डॉपलर रेडार क्या होता है? साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। डॉपलर क्या होता है? एम्बुलेंस के आगे डॉपलर लगता है, ठीक है, समझ गए। डॉपलर होता क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये बताओ, पहले समझो चीजों को, पहले बनाते हैं। समझना, फिर दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां से कार आ रही है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है। समझ में आई? मैडम समझ लो, कोई नहीं समझाएगा डॉपलर इफेक्ट, इंजीनियर को भी नहीं आता है इतना। जब आप सुन रहे हो इसको, यहाँ से कार आई और मान लो ये पुलिस की वैन है, ठीक है, इसका सायरन होना है, नहीं होने 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 करता चल रहा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इसको हिट हुई, समझ रहे हो? अब ये कार मान लो यहाँ पे पहुंच गई है, कार लिख देता हूँ, ड्राइंग छोड़ दो अभी के लिए, यहाँ पे आ गई है, ठीक है।
अब इसकी आवाज कैसी है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। हो क्या रहा है, क्या वो आवाज हमेशा सेम रहेगी? नहीं रहेगी। कभी तुमने रेसिंग कार देखी होगी तो ऐसा था, गई। हुआ क्या, इनिशियली जो पिच है वो बहुत हाई थी, शू चली गई। उसके बाद वो पिच क्या हुई आपकी, लो पिच हो गई। पिच क्या, ये समझ लो, ये साइंस का टॉपिक है, नहीं समझा पाएगा कोई, ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंजीनियर हो तुम तो फर्जी हो तुम। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब इसमें टफ और क्रेस्ट होता है, बताओ कौन सा टफ होता है कौन सा क्रेस्ट होता है? घर जाके देखोगे, नहीं तो सब बता देंगे तो तुम कुछ नहीं देखोगे। जनरल साइंस लिखा है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, करंट अफेयर वाला मास्टर साइंस पढ़ा रहा है, शर्म कर लो, ठीक है। इसमें टफ और क्रेस्ट होते हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी तुमने, किसका एग्जांपल दें, मच्छर की आवाज सुनी है, मच्छर की, मॉस्किटो की, गंदी, चुभती है, मन करता है बंदूक से गोली मार दूं, चुभती है ना एकदम, गाना गाता चलता है वो। और शेर की दहाड़ सुनी कभी, ठीक है, शेर की रोर होती है, तो दोनों में क्या फर्क है, पिच। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी देखिए अभी, ये हमारा मॉस्किटो है, ठीक है, और ये हमारा लायन है। इसमें जो आपकी पिच होगी, ये होगी, और जो आपके लायन की रोर होगी वो ये होगी। ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये अब इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हाई है, तभी उसकी आवाज चुभ रही है। कभी एम्बुलेंस साथ में खड़े हुए दिमाग खराब हो जाता है, बट वो दूर हो जाता है तो सुन रहा है, क्या क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, देखें नहीं तो क्या बज रहा है, पुलिस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, फायर आ रही है, ये दिमाग में आता ना, तब वो चुभ नहीं रही होती, साथ में खड़े, क्या है यार भाई, बंद कर लेना, जाम में फंसा हुआ है, समझ रहे हो, इरिटेशन होती है, हाई पिच। अब लोग मेरे को जूता मार सकते हैं, बट रियलिटी है, मजाक से हटके, जनरली जो मेन की आवाज होती है वो ये वाली पिच की होती है, ठीक है। और काउंटर पार्ट की वो वाली की होती है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये सच्चाई है, हकीकत है। इसीलिए आपको लगेगा कि तुम्हारी आवाज चुभ रही है, पहले तो नहीं चुभती थी, पहले हम दूर से सुनते थे, अब तुम्हारी आवाज पास से सुन रहे हैं। इसलिए इसलिए चुभ रही है, समझ रहे हो, तो ये पिच होती है। अब ये मेरे को तुम्हें समझाना है कुछ, डॉपलर इफेक्ट, इस वजह से मेरे को ये समझाने की जरूरत पड़ी, तुम्हें समझ में आ गया है? अगर कुछ इस टाइप का आता है जो कि आ सकता है जनरल साइंस के अंदर, तो तुम बता पाओगे, आप समझो। डॉपलर क्या करता है, ये चेक करता है आपकी मूवमेंट को, उससे पहले वो गाड़ी चला देते हैं तुम्हारी, रुको एक मिनट, वो आधा रह गया, इसमें आ गए थे, कार का क्या हुआ, इस गाड़ी का, जब ये दूर से आ रही थी कार आपकी, अब बताओ तुम लोगों को समझाया है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, कौन सी पिच यूज कर रहा है, बोलो, हैं, हाई पिच यूज करेगा, बिल्कुल सही। और जब वो चला जाएगा तो कौन सी पिच यूज करेगा,
लो पिच करेगा, बिल्कुल सही। एक को समझ में आया तुम में से, समझ रहे हो? तो डॉपलर क्या करता है, मान लो मैं ही डॉपलर हूं, ठीक है, वो कर क्या रहा है, वो इसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, समझ रहे हो? वो तो सिग्नल भेज ही रहा है, इसकी मूवमेंट ट्रैक हो जाएगी मेरी डॉपलर से, और डॉपलर यही करता है काम। अब आपको दिखाते हैं डॉपलर क्या काम करता है। यहां से बादल आ रहे हैं, डॉपलर अपनी वेव छोड़ रहा है, ठीक है, इसकी मूवमेंट होगी तो मुझे फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा इसकी मूवमेंट क्या है। क्रिकेट मैच के अंदर डॉपलर यूज होता है आपका, ये देखते होगे कि रेन अप्रोचिंग लिखा आता है इन 5 मिनट्स, फॉर्मूला में देखोगे नीचे लिखा आता है कि रेन अप्रोचिंग इन 3 मिनट्स। क्रिकेट देखोगे तो रेन अप्रोचिंग इन 1 मिनट। उसको क्या पता चला है? इंद्रदेव से बात हो रही है, हाँ जी इंद्रदेव, कितनी देर में बरस रहे हो? 3 मिनट में। नहीं, ये कर रहा है। ये आपके एयरक्राफ्ट में भी होता है, फाइटर में भी होता है। इसको गोल क्यों बनाया जाता है? 360 को देखने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ मौसम के लिए ही नहीं है, ये आपके हथियारों में भी काम आता है, समझ रहे हो? डोपलर समझा दोगे, कोई पूछ लेगा तो? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो, अच्छा, ये आया हुआ है इसमें, तो मैंने क्यों बनाया? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डोपलर इफेक्ट लिखो नोट करके, और डोपलर इफेक्ट की वो डालो। ये पूछ सकता है, ये जनरल साइंस तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। लिखो, डोपलर इफेक्ट, द apparent change in the frequency of the apparent change in the frequency of a wave caused by a wave caused by relative motion relative motion between the source between the source of the wave and the observer। ठीक है, समझ में आ गया? वही सेम चीज बताई है मैंने कि जो गाड़ी, दो लोग खड़े हैं इसमें, उस टाइम पे हमने गाड़ी को मूव किया था, बंदे को बीच में खड़ा कर दिया था। ये दूसरा एग्जांपल है, इसको समझो। दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, पहले इधर से गया वो, समझ रहे हो, तो इसको हाई सुनाई दी, बट जैसे जैसे दूर होता गया इसको लो पिच सुनाई दे रही है, आवाज धीमी होती जा रही है ना, गहरी होती जा रही है पर धीमी होती जा रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, हाई पिच जा रही है, चुभने वाली है वो इसको आवाज, है ना। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट होता है कि आपकी साउंड सेम नहीं होती, आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को समस्या? चलेगा? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल शुरू करेंगे आगे का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी तो बता दो।